Hello everyone. So welcome. So guys in this वीडियो आज के वीडियो में हम बात करेंगे CDS 2022 के स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है। तो गैस जो CDS है आपका, ठीक है, वो है इस बार, पहले तो देखो CDS होता था नवंबर में, लेकिन इस बार नवंबर में ना होके इस बार आपका CDS एग्ज़ाम है वो होगा आपका सितंबर में। ठीक है, NDA वाले एग्ज़ाम के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका इस बार क्या अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो अभी सितंबर में तो अभी हमारे पास देखो 4 महीने हैं, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं। तो 4 महीने यार सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इनफ होते हैं अगर हम 4 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें तो। ठीक है, तो वही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है और इन 4 महीनों का में हमने बेस्ट आउट रिज़ल्ट अपने लिए लेके आना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो पता है दिक्कत क्या होती है, बच्चों को पता होता है सबके पास वही बुक्स होती हैं। ठीक है, सब PYQs सब डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन पे थोड़ा कम करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं अपना बर्डन थोड़ा सा कम करने के लिए। ठीक है, स्किप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, हम चाहें तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि हम एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस हम रिकॉल कर पाते हैं, कितनी चीज़ें, और कितनी चीज़ें हम वहाँ पे सही से टिक कर पाते हैं हमारी OMR सीट में, उसी से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और जब हम चीज़ें अच्छे से रिकॉल तब कर पाएंगे जब हम चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हमने होंगी रिवाइज़ करने को। क्योंकि बहुत कुछ रिवाइज़ करने को होगा तो क्या क्या रिवाइज़ करोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास कम से कम चीज़ें होंगी तो हम उनको बार बार रिवाइज़ कर पाएंगे और उनको हम एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएंगे, एंड देन हम अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हाँ उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि कौन सी वो कम से कम चीज़ें हैं जिनके सहारे हम अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न सबको पता है। ठीक है, कि इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है तो जिसमें आते हैं 120 क्वेश्चंस, जो देता है आपको 100 मार्क्स। ठीक है, पता है, जैसे जीके में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं जो देता है आपको वही सेम 100 मार्क्स। ऐसे ही सेम हमारे होते हैं मैथ्स में, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी देता है हमें 100 मार्क्स। तो देखो, अगर OTA का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, OTA का, उसमें केवल और केवल इंग्लिश और जीके आती हैं। ठीक है, तो OTA का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है कितने का, 200 नंबर का। ठीक है, एंड जो उसकी कट ऑफ होती है, कट ऑफ 100 के आसपास रहती है। ठीक है, ठीक है, कभी 100 से नीचे, कभी 100 से ऊपर, यही रहती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि OTA की कट ऑफ अराउंड 50% रहती है। ठीक है, तो यार एग्ज़ाम टोटल 200 मार्क्स का है, जिसमें से कट ऑफ रहती है 100 के आसपास, और जो इंग्लिश हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेला हमें 100 मार्क्स दे रहा है। तो देखो ये बात मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बोली है और अब भी बोल रहा हूँ। ठीक है, कि वही सेम क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, जो कि हमें 100 मार्क्स देता है, जिसके लिए हमें पढ़नी होती है केवल और केवल इंग्लिश। केवल और केवल इंग्लिश 100 मार्क्स देगा, और उसी के आसपास हमारी कट ऑफ होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जीके की, जीके में हमें क्या पढ़ना होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब मिलके हमें देते हैं 120 क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी वही सेम 100 मार्क्स देते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कभी भी जीके में 100 प्लस क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे यार। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं
जिसने 4 महीने की अपनी प्रिपरेशन की है, तो वो 100+ क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाता। ठीक है, 100+ क्वेश्चंस हमने टारगेट भी नहीं करने हैं, तो इसकी बात मैं आगे बताऊंगा। तो पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। ठीक है, बिना इंग्लिश पढ़े आपका OTA का एग्ज़ाम भी नहीं हो सकता क्लियर। ठीक है, IMA का भी नहीं हो सकता बिना इंग्लिश पढ़े। हाँ, अगर आपका मैथ्स भी बहुत ही अच्छा है, आप 100 के 100 कर लो, तो रेयर केस है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो बिना इंग्लिश पढ़े आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता क्लियर यार। और इंग्लिश एक ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप तमीज़ से ये 4 महीने पढ़ लोगे तो 70 मार्क्स लाना इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 70 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो अब आगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, और वो क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। बस शर्त क्या है कि बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 30 से 40 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस पे बेस्ड आते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए कोई रूल नहीं होता। ठीक है, वो क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्टली आपके बेस्ड होते हैं प्रैक्टिस पे। अगर आपने प्रैक्टिस की होती है तो 10 के 10 आपके ठीक हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। वही सेम ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस S1 S6 टाइप, इसमें सबकी मतलब सब डरते हैं। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों से अभी बात की, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, बोल रहे कि S1 S6 वाला पूरा छोड़ दिया। ठीक है, 10 क्वेश्चंस पूरे के पूरे छोड़ दिए, जो कि उनके 10 के 10 क्वेश्चंस ठीक हो सकते थे अगर वो केवल और केवल 1 महीना भी प्रैक्टिस कर लेते तो। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई रूल्स होते हैं, कुछ नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस रीडिंग करनी होती है शांति से। अगर आपके रीडिंग स्किल्स हैं, आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई नहीं रोक सकता आपकी ये क्वेश्चंस ठीक होने से। तीसरा कॉम्प्रीहेंशन, वही प्रैक्टिस का खेल है सारा। 10 के 10 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, कभी कभी क्लोज टेस्ट भी आता है। क्लोज टेस्ट के लिए भी आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट में यही होता है, उसको पढ़ के देखो, 4 ऑप्शंस होते हैं, कौन सा सही लग रहा है पढ़ने में, वही तुम्हारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट कोई टफ़ नहीं होता। कभी कभार पेपर को टफ़ बनाने के लिए क्लोज टेस्ट आ जाता है टफ़, लेकिन यार वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आप 7 तो ठीक कर ही सकते हो क्लोज टेस्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है जो टोटली बेस्ड है प्रैक्टिस पे, जिसके लिए आपको बुक में कुछ भी रूल्स वगैरह ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ऐसा पोर्शन है। तो ये डायरेक्टली आपका 30 से 40 क्वेश्चंस देता है गाइस। ठीक है, तो मान लो 40 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही कवर हो गए जो टोटली आपके बेस्ड हैं प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पोर्शन की। हाँ, ये वो पोर्शन है जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और जो देता है आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस, जो है रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है डायरेक्टली, जिसके लिए आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे इंग्लिश के। ठीक है, एंड वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड होते हैं रूल्स पे? सबसे पहले एरर स्पॉटिंग वाला। ठीक है, सिंपली रूल्स पे बेस्ड होता है, और कभी कभार तो ऐसा होता है डायरेक्टली टेंस के ऊपर हमारे रूल्स आ जाते हैं, डायरेक्ट टेंस के ऊपर। ठीक है, अगर आपने टेंस भी अच्छे से पढ़े हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, लेकिन हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटली हमारे रूल्स पे बेस्ड होते हैं। प्रीपोजिशन डेटरमाइनर्स रूल्स बेस्ड होते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन 10 क्वेश्चंस आते हैं, रूल्स पे बेस्ड होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हमारे डायरेक्ट जो रूल्स होते हैं बुक्स में उन पे बेस्ड होते हैं। कभी कभार क्या होता है, इनमें से कोई 2 टॉपिक बदल के उनकी जगह या तो नरेशन दे देते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच दे देते हैं, और ये दोनों टॉपिक भी हमारे रूल्स पे बेस्ड होते हैं। अब इन रूल्स वाले जो हैं, ये रूल्स ये कहाँ से पढ़ने हैं, इसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। जो थर्ड पोर्शन होता है, ठीक है, इसके लिए आपको ना तो कुछ याद करना होता है ना, हाँ ठीक है,
ये भी सिंपल वो जो ऊपर वाला सेक्शन था प्रैक्टिस वाला, जिसमें ना आपको कुछ याद करने की ज़रूरत थी, इसमें भी वही सेम चीज़ है, इसमें भी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एंटोनियम्स 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कितने एंटोनियम्स याद करोगे? ठीक है, 10 कर लोगे, 20 कर लोगे, 100 कर लोगे, 1000 कर लोगे, उनमें से अगर एक भी नहीं आया तो क्या करोगे फिर? ठीक है, तो एंटोनियम्स बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिनोनियम्स 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ईडियम एंड फ्रेजेस 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार इन टॉपिक्स की जगह पे आ जाती हैं आपकी स्पेलिंग्स, वही से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों को कैसे करेंगे? ये डायरेक्टली हमारे लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये मैं चीज़ें आपकी यूट्यूब पे अभी कवर करूँगा टाइम से टू टाइम। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में, कि कैसे आप अपने कॉमन सेंस आप ऑप्शंस की मदद से एलिमिनेट करके ऑप्शंस को कैसे आप अपने एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स कर सकते हैं। एक वीडियो तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ था एंटोनियम सिनोनियम्स के ऊपर, कि बिना आप रट्टे मारे लॉजिक लगा के, ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है बचपन से अब तक, जो सुना है देखा है, उनकी मदद से आप कैसे कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चंस आसानी से सही कर सकते हो। ठीक है, वीडियो मैंने बनाई है और आगे भी मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगा। ठीक है, एडियम्स फ्रेजेस की भी प्रैक्टिस करेंगे, सिनोनियम एंटोनियम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे हम यूट्यूब पे। ठीक है, जो S1 S6 वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का। अब बात आई इंग्लिश के लिए पढ़ना क्या। तो पढ़ना सिर्फ आपको उनके लिए है जो कि रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 50 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, और उनके लिए कहाँ से पढ़ना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उनकी बुक आती है हमारी प्लिंथ टू पैरामाउंट, इसका नाम है। ये नीतू सिंह मैम की ये बुक है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आपके पास तो कोई नहीं, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है जिसमें अच्छी मतलब एक ग्रामर है +2 लेवल की, ठीक है, उससे उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बुक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ही नहीं करना है। इस बुक से भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये इस बुक का इंडेक्स है। जब आप इस बुक को खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैंने बताया कि जो रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इस बुक से, और उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या, टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या, वर्ब पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है। ठीक है, नरेशन पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब एडवांस करना है। उसके बाद ये सारे आ गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये नाउन, एक सेकेंड, बाकी ये नाम पढ़ना है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ठीक है, आर्टिकल, प्रपोजिशन, एडवर्ब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, वर्ड्स कन्फ्यूज, ये बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। तो जो मैंने चीज़ें यहाँ पे मार्क की है ये चीज़ें आपको बुक से कवर करनी है, आपकी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये सब है वही याद करने की चीज़ें हैं, वोकैबुलरी, सिनोनियम, एंटोनियम्स बिल्कुल नहीं करने हैं, काटा मार दो। ठीक है, जो चीज़ें मार्क करी हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो जीके में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जीके में आता क्या क्या है। तो जीके में हमारे क्या होता है, साइंस होती है। ठीक है, पॉलिटी होती है। ठीक है, ज्योग्राफी होती है। ठीक है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, एंड करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, हिस्ट्री में भी फिर आपका अलग अलग 3 पार्ट हैं, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ ऐसा जीके का पेपर होता है। ठीक है, लेकिन सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 120 के 120 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आप जीके में। अगर नहीं कर पाओगे 120 के 120 तो पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत क्या है। हम केवल कम से कम चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आए। तो जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो ऐसे ही जो जीके है, जीके का रामबाण जो है, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो है आपकी साइंस, जो आपको ऊपर लेके जाएगी। 30 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट,
एंड डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिखी हुई है, सेम लाइन टू लाइन आप पेपर उठा के मैच कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस, एक बार आप पढ़ लोगे कभी नहीं भूलोगे, पॉलिटी ऐसी चीज़ है, ठीक है। ज्योग्राफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, इंडियन एंड फिजिकल ज्योग्राफी से। करंट अफेयर्स की मैंने पीडीएफ इस बार शेयर की थी, ठीक है, पिछली बार, लेकिन इस बार हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे, पीडीएफ भी बनाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसी पोर्शन को अगर आप देखो मोटा मोटा तो 30, 20, 50, 70 और ये हो गए हमारे अराउंड 90 क्वेश्चंस, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हम मान लो और कम कर देते हैं तो भी आपके इन्हीं सब टॉपिक से 70 क्वेश्चंस होते हैं। और जीके में इतने ही होते हैं, इतने भी नहीं होते, बच्चे 30-30 क्वेश्चंस करके आ जाते हैं जीके में, और यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स देखो ना, मैं खुद भी नहीं करता, ठीक है, और मैं अपने बैच में भी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ना मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ बैच में, ना इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ बैच में भी। मैं यही सब चीज़ें कराऊँगा, ठीक है, अपने में जो अभी शुरू हुआ है, शुरू हो गया आपसे, ठीक है। तो उसमें भी मैं ये सब चीज़ें नहीं कराऊंगा, उसमें भी बस मैं साइंस कराऊंगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है। तो हम स्मार्टली चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हमने बात की जीके के बारे में, तो अभी बात कर लेते हैं जीके कहाँ कहाँ से पढ़नी है। तो सबसे पहले साइंस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी पतली पतली बुक्स हैं, ठीक है। 6-7 दिन में दोनों बुक्स आपकी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है लाइन टू लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। नेक्स्ट ज्योग्राफी, तो जो हमारी 11th क्लास होती है उसमें 2 बुक्स होती हैं, ठीक है। दिस वन इज़ फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, दिस वन इज़ फॉर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। दोनों बुक हैं एनसीईआरटी की 11th क्लास की, दोनों बुक आपको पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इससे आपकी ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको बेस्ट, आप इसको कुछ भी बोल लो, गीता, बाइबल, कुरान, पॉलिटी के लिए डेट इज़ एम लक्ष्मीकांत। आपकी बोल के भी आप इसको मिस नहीं कर सकते, डायरेक्ट लाइन टू लाइन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पॉलिटी के, और 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको जब खोलोगे तो देखोगे बहुत मोटी बुक है यार, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। तो उसके लिए मैं आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिंप्लीफाई आपके लिए कर दी हैं। तो हमारी जो बुक है बहुत ही लंबी चौड़ी है ये, तो इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, तो ऐसे, बट उनको आप इग्नोर करोगे, ठीक है, अगर आप मेरी मानोगे तो। और मैंने इसको आपकी सुविधा के लिए इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 3, जिसकी इससे क्या होगा, इससे आपके लिए पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा पॉलिटी को, ठीक है। और आपको करना कैसे है, जैसे पार्ट 1 आपने कर लेना मई में, पार्ट 2 आपको कर लेना है जून में, पार्ट 3 आपको पढ़ लेना है जुलाई में, एंड पार्ट 4 आपको पढ़ लेना है अगस्त में। ना तो आपको ये बोझ दिखेगा कुछ, और आपकी काफ़ी सिंपल तरीके से पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो वो कैसे मैंने डिवाइड किया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पार्ट 1 में आप क्या क्या कवर करेंगे, तो पार्ट 1 आपको सबसे पहले कवर करना है मई के महीने में, जो अभी मई आज तो, ठीक है, मई के महीने में आपको पार्ट 1 कवर करना है, जिसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या प्रोसेस रहा, तो ये सब आपको उस चैप्टर में मिलेगा, तो ये चैप्टर करना है। उसके बाद वो पढ़ना है प्रेम्बल के बारे में, ठीक है, जो हमारा सबसे पहले जो प्रेम्बल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, ठीक है, ये आपको कवर करना है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, उसके बाद टीपीएसपी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद ये जो चैप्टर है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं चैप्टर के अंदर, लेकिन इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से आपको पढ़ना है, इसमें देखो काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें से आपको पढ़ना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है, आर्टिकल्स वगैरह, एंड पार्ट, कौन से पार्ट के अंदर क्या है, ठीक है। सारे पार्ट आपको याद नहीं गए हैं, पहले अगर पहले 4 पार्ट्स आप याद कर लो,
पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में क्या है, वही सब। आर्टिकल्स जैसे इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर से पढ़नी है। और इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स हैं, जो वो भी इसी चैप्टर में मिलेगा आपको, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में। तो आपको पढ़ना है कि कौन से शेड्यूल में क्या है, पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे शेड्यूल में क्या है, ठीक है, 12वें शेड्यूल में क्या है, ठीक है, कब इसको ऐड किया गया था, ये सब आपको देखना है इस साइलेंट फीचर्स वाले चैप्टर से। और लास्ट में आपको देखना है बोरोड फीचर्स, ठीक है, हमने कौन सा फीचर कहाँ से लिया है, ठीक है। जैसे ये एक इमरजेंसी वाला फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कौन से देश से लिया है, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है या कहाँ से लिया है, तो ये सब चीज़ें। तो ये जो साइलेंट फीचर्स वाला चैप्टर है, इससे आपको सबसे पहला पढ़ना है बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना है, कौन से शेड्यूल में क्या है, ठीक है। तीसरा, कौन से आर्टिकल में क्या है, सारे आर्टिकल्स नहीं, इंपॉर्टेंट मेन मेन आर्टिकल्स पढ़ने हैं। चौथा, पहले के 4-5 पार्ट्स आपको पढ़ लेने हैं, कौन से पार्ट में क्या मेंशन है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और ये सारे चैप्टर्स मैंने पार्ट 1 में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़े से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे हो, फिर आप पढ़ोगे प्रेम्बल के बारे में, ठीक है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है, तो सबसे पहले मेंशन है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ आपको जैसे से लगेंगे, ठीक है। साइलेंट फीचर्स आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी भी है। फिर उससे अगला चैप्टर आप पढ़ लोगे इमरजेंसी के बारे में, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और लंबे समय तक आप ऐसे चीज़ों को याद कर पाओगे। इसलिए मैंने इनको अलग अलग पार्ट्स में, जो चैप्टर एक जैसे हैं, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1, जो कि आपको कवर करना है मई के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पार्ट आपको कवर करना है जून में, मई जो जून का महीना आएगा उसमें। एंड इसमें मैंने क्या क्या रखा है, तो सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे ही आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ना गवर्नर के बारे में, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे होता है, गवर्नर स्टेट लेवल पे होता है, बिल्कुल चीज़ें आपको रिलेटेबल लगेंगी, ठीक है, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये बड़े भाई साहब होते हैं, ये छोटे भाई साहब होते हैं, तो इन दोनों को भी थोड़ा सा आपस में आप रिलेट कर पाओगे। उसके बाद अगर आप वाइस गवर्नर तो होता नहीं है, तो उसके बाद आप पढ़ो प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देन प्राइम मिनिस्टर को रिलेट करके आप पढ़ना चीफ मिनिस्टर के बारे में, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। उसके बाद आप पढ़ना सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इन दोनों को भी आप फिर अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। एक पढ़ लोगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा एक चैप्टर है पार्लियामेंट का, हमारी पार्लियामेंट क्या है, कैसे फंक्शन करती है, क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे, उसके तुरंत बाद आप पढ़ना स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, दोनों को आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है वो 3 पेज का, जो कि है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटी का पार्ट नंबर 2, जिसको आपको कवर करना है जून में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, हाँ, इसमें भी मैंने एक जैसी चीज़ें रखी हैं, ठीक है। इसको आप कवर करना जुलाई में, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है, इसमें मैंने रखा है हमारा जुडिशरी का जितना भी सिस्टम आता है वो, प्लस 2 एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसे फिर रिलेट करके आप समझ पाओगे हाई कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद पढ़ना ट्रिब्यूनल्स, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, देन जुडिशियल रिव्यू, देन जुडिशियल एक्टिविज्म, देन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जुडिशरी की यहाँ तक ख़त्म हो जाएंगी, PIL तक। इन चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। उसके बाद 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पंचायत, जो विलेजेस में होती है, ठीक है। उसी के तुरंत बाद आप रिलेट कर पाओगे म्यूनिसिपालिटीज़ के, जो सेम लेवल पे सिटीज़ के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है जुलाई में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट नंबर 4, जो आप पढ़ना अगस्त में, ठीक है। अगस्त में आप ये पढ़ना, जिसके अंदर मैंने रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये चीज़ें आप रिलेट शायद ना कर पाओ, क्योंकि ये बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स हैं,
ठीक है, जिनको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें मैंने रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसके बाद पढ़ना आप शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेट को कौन सा प्रोविजंस दिया हुआ है। तो कुछ स्टेट्स हैं हमारी जिनको हमने अलग अलग आर्टिकल्स के ज़रिए हमने स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, उसको हमने आर्टिकल 371 के ज़रिए एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। ठीक है, वैसे ही कुछ स्टेट्स और हैं जिनको हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। तो इस वाले चैप्टर से आपको बस ये पढ़ना है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल होता है जिसके ज़रिए हम अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बदल नहीं सकते, अमेंड नहीं कर सकते, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। कौन सी हमारी नेशनल पार्टीज़ होती हैं, कौन सी स्टेट पार्टीज़ होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। बस ये था आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपकी पॉलिटी जो है वो कवर हो जाएगी एंड आप कंफ्यूज नहीं होगे, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कवर करते जाओगे, जैसे मई में पार्ट 1 किया, जून में आपको पार्ट 2 करना है, साथ के साथ पार्ट 1 की रिवीजन। ऐसे ही फिर जुलाई में आपको पार्ट 3 करना है और पार्ट 1 और 2 की रिवीजन। ऐसे ही अगस्त में आपको पार्ट 4 करना है और पार्ट 1, 2 एंड 3 की रिवीजन। ऐसे आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, बाकी कुछ आपसे जो छोटे मोटे कुछ चैप्टर बच गए होंगे उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। तो भैया करंट अफेयर्स के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, डिफेंस ब्रेनरी के नाम से अगर आप सर्च करोगे, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ आपको मंथली वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम कवर करेंगे मार्च से लेके एंड अगस्त तक के हम करंट अफेयर्स मंथली कवर करेंगे। जैसे पिछली बार मैंने पीडीएफ दी थी, इस बार हम वीडियो भी बनाएंगे और पीडीएफ से भी वो फिर मैं बाद में वो पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा जो कि इसी नाम से है। ठीक है, तो ये चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक दे दूँगा नीचे या फिर सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे और भी हम चीज़ें करेंगे, जैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जीके की भी हम काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स की कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईएमए के लिए, तो आईएमए के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मैथ्स का भी पेपर होता है, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं। देखो मैथ्स में भी क्या होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड आप कितने भी अच्छे से पढ़ के क्यों ना जाएँ, आप पूरा सिलेबस क्यों ना करके जाएँ, 100 क्वेश्चंस आप मैथ में नहीं कर पाते सॉल्व, क्योंकि यार लेंथी हो जाता है और 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चंस नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आप मैथ में 40+ क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन आपने किए तो 40 नंबर हो गए। क्योंकि 40 नंबर क्यों हो गए, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है यार, मैथ्स में आप तुक्के तो मारते नहीं हो, आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, आंसर आता है, बस टिक करते हो, आपको पता चलता था साथ के साथ कि सोल्व हुआ है हमारा आंसर। ठीक है, सोल्व नहीं हो रहा तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो साथ के साथ आपको मैथ में पता चल जाता है आप कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, द 40+ क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड स्कोर फॉर मैथ्स। ठीक है, एंड ये जो चैप्टर मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप आराम से आपको 60 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसमें से आप 40+ भी सही कर दोगे तो आपका अच्छा स्कोर मैथ में आ जाएगा। तो वो चैप्टर्स हैं हमारे, अलजेब्रा हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू पुट करके आप ऑप्शंस की मदद से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज़ें हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसके अंदर आपका आता है परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस। एंड ये वो टॉपिक्स हैं गाइस जो आपको एफकेट में भी मिलते हैं, मतलब एफकेट में तो बस आते ही हैं, कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको सीडीएस में भी हेल्प मिलेगी, एफकेट में भी मिलेगी, और ये टाइप के क्वेश्चंस आपके सीएपीएफ पेपर 1 में भी पूछ लिए जाते हैं। तो तीनों में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ के अच्छा स्कोर मैथ्स में कर सकते हो। और ये टॉपिक्स पढ़ने कहाँ से हैं ये मैंने आपको बता देता हूँ। तो ये बुक आती है मैथ्स के लिए, ठीक है, एस चांद की, डॉक्टर RS अग्रवाल।
ठीक है। तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो, वरना मैथ्स के लिए तो आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हो। आपके पास पाथ फाइंडर है वो भी सही है, एनसीईआरटी है वो भी सही है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही होते हैं, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पे मतलब कोई भी टॉपिक आपको करना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, सर्च करो प्रॉफिट एंड लॉस, हज़ारों वीडियोस आएंगे आपके पास, हज़ारों ट्यूटर्स आएंगे, एक से एक अच्छे टीचर्स बैठे हैं, वहाँ से पढ़ो। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, सोल्व करो। मैथ्स को पढ़ने का यही तरीका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा, ये जो बुक्स मैंने मेंशन की हैं, ठीक है, तो ये सब बुक्स जो हैं आपको ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत है। ये सारी बुक्स मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल है छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, ठीक है, तो ये डिफेंस प्लेनरी के नाम से इसको सर्च करना टेलीग्राम पे, वरना इसका लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैंने सारी बुक्स डाली हुई हैं, साइंस 10th एनसीईआरटी, 9th एनसीईआरटी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड लक्ष्मीकांत। मैथ्स वाली बुक को छोड़ के मैंने यहाँ पे सारी बुक्स डाली हुई हैं, एंड सारी की सारी एकदम HD प्रिंट में है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टेबल। तो यार जो की है ना आपकी एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा, अपना टाइम टेबल बना लो एंड उस टाइम टेबल से चिपक जाओ। टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम टेबल आपको मंथली टारगेट्स बनाने हैं। जैसे मैंने आपको पॉलिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया, आप ये मई में करना, जून में ये, जुलाई में ये एंड अगस्त में ये। तो ऐसे ही आपको पूरे सिलेबस के मंथली टारगेट्स बनाने हैं। डोंट वरी, आपके लिए मैंने ये भी कर दिया है, तो मंथली टारगेट्स, ठीक है। ये टारगेट्स जो हैं ये मैं खुद भी फॉलो करूँगा, और मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि हाँ, आप भी अगर फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, पढ़ा है, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मई में सबसे पहले आप कर सकते हैं इंग्लिश, जो रूल्स बेस्ड हमारा जो भी सिलेबस है, जिनके ऊपर रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने अभी टिक किए थे इंग्लिश के बुक में, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ आपको मई के महीने में कवर करनी है। उसके बाद 9th क्लास की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, ठीक है। देन फिजिकल ज्योग्राफी जो 11th क्लास की एक बुक है, ये करनी है। देन पॉलिटी पार्ट 1 जो मैंने ऊपर पार्ट 1 डिवाइड किया था, वो पार्ट 1 करना है। एंड देन मैथ्स में आपको करना है मेंसुरेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और मई में भी आप कैसे रख सकते हो, मैं तो ऐसे करता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को मैं चीज़ों को रिवाइज़ करता हूँ जो मैंने पूरे वीक में पढ़ी है, एंड देन संडे को रेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे हम आते हैं। उसके बाद जब हम जून में एंटर करेंगे, तो जो हमारा जो रूल्स वाले जो चीज़ें थी वो हम पढ़ चुके होंगे, तो हम उसकी रिवीजन कर लेंगे। अगर एक बार हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, और उसके नोट्स बनाना मत भूलना, इंग्लिश के रूल्स पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाना, उसके बाद आपको रिवाइज़ करने में आधा घंटा लगेगा बस, ठीक है। उसके बाद रिवाइज़ करना है जो पिछले महीने इंग्लिश में पढ़ा था वही, और जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है उसकी प्रैक्टिस करनी है डेली, 1 घंटा आपको निकालना है। PQRS वाले क्वेश्चंस करने हैं, पैसेज सोल्व करके देखना है, एंड आपको क्या S1 S6 वाले क्वेश्चंस करने हैं, और कहाँ से करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना UPSC की साइट से। कोई भी मॉक्स लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं, तो तुम यार नकली मॉक्स पे क्यों जाते हो, ठीक है। उसके बाद 9th की एनसीईआरटी हम मई में कवर कर चुके होंगे। जून में आपको देन करना है 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की। देन जो फिजिकल ज्योग्राफी हमने मई में कवर की थी, मतलब आप जो मई में कवर कर चुके होंगे, उसी का रिवीजन करना है अगले महीने जून में। देन पॉलिटी का जो ऊपर पार्ट 2 मैंने डिवाइड किया था वो कवर करना है। उसी के साथ जो पार्ट 1 था उसको आपको क्या करना है, रिवाइज़। अगर आप, क्योंकि यार रिवाइज़ करने में यार कितना, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। देन मैथ्स में आपको करना है अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम। उसके बाद जब जून के बाद हम जुलाई में एंटर करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश देखो हम रूल्स वाला मई में ही पढ़ चुके हैं, उसके बाद रीडिंग वाला हम प्रैक्टिस जून में कर चुके होंगे, तो इंग्लिश हमारी पूरी होगी।
तो उस पूरी इंग्लिश का हमने क्या करना है, रिवाइज़ करना है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद साइंस हम पूरी कर चुके होंगे 9th एंड 10th क्लास की, जून और जुलाई, मई और जून में। जुलाई में बस उसका रिवीजन करना है। उसके बाद ठीक है, फिज़िकल ज्योग्राफी हम मई में कर चुके होंगे, इंडियन ज्योग्राफी आपको करनी है जुलाई में। देन पॉलिटी का आपको करना है पार्ट नंबर 3, क्योंकि पार्ट 1 और 2 हम कर चुके होंगे किसमें, मई और जून में। तो पार्ट 3 आपको करना है जुलाई में। उसी के साथ जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था उसको आपको करना है क्या, रिवाइज़। साथ ही मैथ्स में आपको जुलाई के महीने में करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको करना है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जब हम आखिरी महीने अपना जो लास्ट है अगस्त का, जैसे ही आप अगस्त में एंटर करोगे तो आपकी इंग्लिश हो चुकी होगी अच्छे से, रिवाइज भी हो चुकी होगी, साइंस भी आपकी पूरी होगी। ठीक है, पॉलिटी का मैक्सिमम पोर्शन आपका पूरा होगा, 3 पार्ट। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन। ज्योग्राफी आपकी पूरी होगी। ठीक है, करंट अफेयर्स मंथ के एंड में हम साथ के साथ करेंगे ही। ठीक है, मैथ्स भी आपका पूरा होगा। तो अगस्त में जैसे ही आपको एंटर करोगे ना, आप पढ़ भी चुके होगे और एक एक या दो दो बार चीज़ों को रिवाइज भी कर चुके होगे। ठीक है, तो अगस्त में फिर से चीज़ों को रिवाइज करना है। अगस्त में टाइम भी थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, क्योंकि अगस्त में आपका है क्या, CAPF है। डोंट वरी, तब तक आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे। और जो पेपर 1 आप जो करोगे ना, देखना आप उसमें रॉक करोगे। ठीक है, आग लगा के आओगे, क्योंकि CDS में जो पढ़ते हो वही CAPF के पेपर 1 में उससे इजी आता है। ठीक है, फिर आपका FCAT है। ठीक है, FCAT के लिए हम इंग्लिश वही है, पढ़ चुके होगे, साइंस पढ़ चुके होगे, करंट अफेयर्स पढ़ चुके होगे। बाकी FCAT के लिए हम डेडिकेटेड क्लासेस करेंगे यूट्यूब पे, वो भी आप कर चुके होगे। ठीक है, और CDS के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगस्त में एंटर करोगे, इंग्लिश आपकी पूरी हो चुकी होगी, वही आपको फिर से रिवाइज़ करना है और प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, साइंस आपकी पूरी हो चुकी होगी, उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, साइंस तो आपकी जून में ही पूरी हो जाएगी, जुलाई और अगस्त में 2 महीने बस रिवाइज़ 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 आप करके उसको खा जाओगे बिल्कुल। ठीक है, ज्योग्राफी आपकी पूरी हो चुकी होगी, उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, पॉलिटी का पार्ट नंबर 4 आपका जो बचा है छोटा सा, उसको करके जो बचा हुआ पोर्शन है उसको रिवाइज़ करना है। एंड मैथ्स जो पूरा आपका हो चुका होगा उसको रिवाइज़ करना है एंड प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करनी है। तो ये था। और फिर सितंबर में आपका शायद 4 सितंबर को आपका पेपर है। ठीक है, वहाँ पे आपको आग लगा देनी है पेपर में। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें थी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आपके मैंने बुक्स अवेलेबल करवा दी हैं, सिलेबस आपको पढ़ा बता दिया है, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मेथड आपको बता दिया है। अब पढ़ना आपका काम है, आप कैसे पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप ये भी खुद से आप नहीं पढ़ सकते तो डोंट वरी, उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ किया है। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो यू गाइस कैन ज्वाइन माय बैच। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि खुद से पढ़ने में आप लोग खुद पढ़ते हो। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती आप बुक्स में देखते हो, इंटरनेट की हेल्प लेते हो, आप कर लेते हो। बैच में क्या होता है, बैच में सब कुछ मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको दूंगा, या फिर आप खुद भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो बैच में मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, बिल्कुल A to Z हम कवर करेंगे। जो भी चीज़ें शुरू से आखिर तक मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें हम बैच में एक एक लाइव क्लासेस में कवर करेंगे, जो कि होगा हमारा OTA के लिए। मतलब हम इंग्लिश और GK बिल्कुल खा जाएंगे बैच के अंदर। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊँगा मैं, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक है, क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी मई के लास्ट वीक में। ठीक है, 20 तारीख के बाद। ठीक है, और अब जैसा मैं बता चुका हूँ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन लाइव क्लासेस। ठीक है, ठीक है। अगर लाइव क्लास टाइम पे अगर आप ना ले पाओ तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करो मुझे एंड बुक योर सीट। एंड फिर मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं ज़्यादा बच्चे नहीं रखता अपने बैच में। एक बैच मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, उसमें मैंने ज़्यादा बच्चे नहीं कर लिए हैं।
क्योंकि फिर वो ज़्यादा बच्चे आप रख लेते हो ना, तो फिर आप पर्सनली लोगों पे, बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक बच्चे पे पर्सनली फोकस करूँ कि कौन क्या पढ़ रहा है, किसने कितनी प्रोग्रेस की है, कौन कहाँ पे वीक है। ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप कम बच्चे रखोगे। मेरा देखो सिंपल फंडा है, सिलेबस भी कम रखो और ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। बच्चे भी कम रखो और उनको ज़्यादा पढ़ाओ, ठीक है। तो यही सब है मेरा। तो ये सेकंड बैच है, इसके बाद और कोई बैच नहीं आएगा CDS के लिए। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेक्स्ट मी है, व्हाट्सअप पे करना, ठीक है। बाकी थैंक यू यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, ठीक है। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रेंडरी के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम पे भी इसी नाम से है, इंस्टाग्राम से भी इसी नाम से है, और ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। अगर बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।